Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Please subscribe my channel, like and share the video. Thank you. हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ले गया। अरे कीड़े पड़े उसे जिसने ये किया है। हाय चीनू, अब हम क्या करेंगे? अरे चुप हो जाओ ना माँ, इस तरह से क्यों रो रही हो? एक समय की बात है कि यूनान की बहुत बड़ी सल्तनत पर तोता हुकूमत करता था। तोता बहुत ही रहमदिल बादशाह था। उसकी रियाया खुशहाल तो थी, मगर उसके राज्य में कुछ लोगों को बहुत बुरी आदतें पड़ गई थीं और वो बेचारा उनकी खराब आदतों की वजह से बहुत तंग था। यही वजह थी कि आसपास के मुल्कों के बादशाह तोते महाराज की सल्तनत पर भरोसा नहीं करते थे और इसी वजह से उसको बहुत नुकसान होता। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मुल्क से चोरों और डाकुओं का सफाया नहीं कर पाया था। वो बेचारा जो भी हुक्म सादिर करता, चोर डाकू उसे हवा में उड़ा देते। एक दिन तोता अपने गार्डन में परेशान बैठा था कि महारानी तोती उसके पास आती है। अरे अरे महाराज, क्या बात है? आज से पहले आपको इतना परेशान तो कभी नहीं देखा। क्या कोई परेशानी है? हाँ बस क्या बताओ महारानी, हर रोज किसी ना किसी की शिकायत आ जाती है कि हमारा सामान कोई चोरी करके ले गया। मैंने तो बहुत कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी हमारे मुल्क से चोरों और डाकुओं का सफाया नहीं हो पा रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मैं भी इसी वजह से बहुत परेशान हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है? आप परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। उसी सल्तनत में चीनू चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। वो दोनों बेचारी लोगों के घरों में कामकाज करके अपना गुजारा करती। चीनू की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपना छोटा सा कारोबार करे। माँ, आखिर हम क्यों इतने गरीब पैदा हुए हैं? मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनके घर में सब कुछ होता है, हर तरह की आसाइशें और मालो दौलत। एक हम हैं, हमारे पास तो छोटी सी दुकान खोलने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे तो हाथ भी घिस गए लोगों के घरों में काम करते करते। अरे चीनू चिड़िया, बेटा इस तरह से शिकायत नहीं करते। हो सकता है हमारे नसीब में इतना ही लिखा हो, और वैसे भी हम दोनों मिलकर पैसे जमा कर तो रहे हैं ना। बस कुछ ही महीनों की बात है, जब पैसे मुकम्मल हो जाएंगे तो हम भी दुकान बना लेंगे। उन दोनों माँ बेटी ने बड़ी मुश्किलों से इतनी रकम जमा की थी जिससे वो अपना छोटा सा कारोबार कर सके। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उन्होंने सारी जिंदगी की जमा पूंजी कारोबार में लगाने का सोच लिया था। उसी सल्तनत में कालू और गौरी भी रहते थे। वो दोनों तो पक्के चोर थे। वो हर वक्त किसी ताक में रहते कि कब मौका पाकर वो किसी की चीज चुरा कर भाग जाएं। अरे गौरी, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को दे दो यार। अबे चलो हट ना मुराद, कुछ खाने को दे दो। भला मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ला कर क्या दिया है खाने के लिए? तुम्हारे साथ साथ मैं भी तो भूखी हूँ, मगर हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। इतने दिनों से वो चोरी किया हुआ माल ही खा रहे थे, अब वो भी खत्म हो गया है। तो तुम ही बताओ, मैं क्या पकाऊं और क्या खिलाऊं तुम्हें? क्या? ये तो परेशानी की बात है। लगता है फिर से एक वारदात करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो खाने का कुछ करे ना। चलो आओ, वो पास वाले होटल चलते हैं। तुम दुकानदार को बातों में लगाना, मैं वहां से रोटी चुरा लूंगा। और फिर वो दोनों होटल से खाना चोरी करने चले जाते हैं।
और उन्होंने ऐसा ही किया। वहां से ढेर सारा खाना चुरा कर ले आए। खाने पीने से फारिग होकर वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे गौरी, एक और बहुत काम की बात पता चली है। अरे वो दोनों माँ बेटी है ना, चीनू और मीनू। अरे वही जो दूसरों के घरों में काम करती हैं। हाँ हाँ जानती हूँ, वो जो दूसरे मोहल्ले में रहती हैं। क्या हुआ उन्हें? अरे उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। जब मैं रोटी चुरा कर भाग रहा था तो मैं उनके घर के पीछे ही छुपा था। मैंने उन दोनों को आपस में बातें करता हुआ सुन लिया है। उन्होंने ढेर सारी रकम जमा कर रखी है अपना कारोबार शुरू करने के लिए। आज रात को किसी तरह हमें वो रकम चुरानी होगी। अरे वाह कालू जी, ये तो बड़े काम की खबर सुनाई तुमने। चलो तो फिर ठीक है, डन हो गया। आज रात को हम वो रकम चुरा लेंगे। और फिर कालू और गौरी ने फैसला कर लिया था कि वो उन दोनों की सारी जिंदगी की जमा पूंजी चुरा लेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। रात के समय जब हर कोई अपने घर में सो रहा था, उन्होंने चीनू की जमा की हुई रकम चुरा ली। फिर सुबह हो जाती है और सुबह होते ही चीनू और मीनू ने तो शोर मचा दिया था। हाय, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। अरे कौन नामुराद आया था, हमारी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ले गया। अरे कीड़े पड़े उसे जिसने ये किया है। हाय चीनू, अब हम क्या करेंगे? अरे चुप हो जाओ ना माँ, इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं इस मामले की तह तक जाऊंगी। हम आज ही बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होंगे और अपने साथ होने वाली नाइंसाफी हम उनको बताएंगे। अब वो ही उस चोर को सजा दिलवाएंगे। मेरा भी खुद से ये वादा है। और फिर वो दोनों माँ बेटी तोते के दरबार में जाने की तैयारी करने लगती हैं। 2 दिन का सफर करने के बाद वो वहां पहुंची और तोते के सामने सारा मामला बयान करने लगी। आप दोनों यहाँ तशरीफ लाए। मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। मैं जरूर उस चोर को पकड़कर सामने लाऊंगा। तब तक आप दोनों यहाँ मेहमान बनकर रहेंगे। फिर चीनू और मीनू को एक अच्छा सा कमरा दिया गया और वो वहाँ रहने लगी। वहाँ तोते महाराज ने अपने तौर पर बहुत कोशिश की, परंतु वो चोरों का पता ना लगा सका, क्योंकि उसके सिपाही भी चोरों के साथी थे। उस दिन बादशाह को बहुत उदासी हुई और वो उदास होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में एक जगह जाकर वो बैठ गया। उसने देखा कि वहाँ एक कबूतर लकड़ियाँ काट रहा था। तोते को परेशान देखकर कबूतर उसके पास आता है। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे? और ये क्या, आप बिना किसी शाही सवारी के ही तशरीफ ले आए? आप मुझे कुछ परेशान भी लग रहे हैं। मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस क्या बताऊं, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। और फिर तोते ने कबूतर के सामने सारी बात बता दी। कबूतर ने भी उसकी बात बड़े आराम से सुनी। सारी बात सुन लेने के बाद कबूतर कहने लगा, महाराज, अगर जान की अमान पाऊँ तो मैं कुछ अर्ज करूँ। मेरे पास इस मसले का एक हल है। अरे हाँ ना भैया, जल्दी बोलो, इसीलिए तो तुम्हें सब कुछ बताया है। अपनी सल्तनत से चोरों का सफाया करने के लिए आप मुझे 40 दिन का बादशाह बना दें। 40 दिन के लिए सल्तनत के सारे काम मेरे हाथ में दे दिए जाएं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस मुल्क से सारे डाकुओं और चोरों का सफाया करके दिखाऊंगा। तोते को कबूतर की ये बात बहुत पसंद आई और उसने कबूतर को अपने साथ महल ले जाकर उसे बादशाह बना दिया और अपने सारे सिपाहियों और वजीरों को हुक्म दे दिया कि वो अब कबूतर की बात ही माना करेंगे। अब कबूतर बादशाह बन चुका था
उसने बादशाह बनते ही बड़े सख्त हुक्म दे दिए। सिपाहियों और वजीरों, हमारा हुक्म है कि पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया जाए कि आज के बाद जिसने चोरी की उसका सर कलम कर दिया जाएगा, और जो कोई उस चोर की सिफारिश लेकर आया उसको भी फांसी दे दी जाएगी, और जिस सिपाही ने हमारी बात पर अमल ना किया उस सिपाही को जेल में डलवा दिया जाएगा। कबूतर के हुक्म पर ये ऐलान पूरे मुल्क में करवा दिया जाता है और इस बात की खबर कालू और गोरी तक भी पहुंची। अरे कालू जी, क्या बादशाह का ऐलान सुना है आपने? अरे हाँ गौरी, सुना है, लेकिन तुम छोड़ो, इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना दो, क्योंकि ऐसे ऐलानात पहले भी कई बार हो चुके हैं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। आज रात को जो वारदात करनी है उसके लिए तैयार हो ना। कालू और गोरी ने बादशाह के ऐलान को हवा में उड़ा दिया और उस रात फिर से किसी के घर में चोरी कर ली। इस चोरी की खबर भी बादशाह तक पहुंच जाती है। बादशाह के हुक्म पर सिपाही कालू और गोरी को पकड़कर दरबार में ले गए। अच्छा, तो ये दोनों चोर हैं जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा है। सिपाहियों, हमारा हुक्म है कि इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। बादशाह सलामत, हम पर दया करें, एक छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा तो ना दे, हमें माफ कर दे। हम वादा करते हैं आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कबूतर ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और उनका सर कलम करने का हुक्म दे दिया। कालू और गोरी के बहुत से साथी और भी थे। उन्होंने कालू और गोरी की सिफारिश करने की कोशिश की, मगर बादशाह ने सिफारिशियों की भी फांसी का हुक्म दे दिया और जिन सिपाहियों ने बादशाह की बात नहीं मानी थी उनको भी जेल में डलवा दिया। इतनी सख्त सजाएं मिलने के बाद चोर डाकू तो डर गए और अब तो किसी की चीज़ बाहर खुले में भी पड़ी रहती तो किसी की जरूरत ना होती कि वो उसको उठा सके। अब कबूतर की हुकूमत को 40 दिन पूरे हो चुके थे। लीजिए महाराज, आज 40 दिन पूरे हो गए हैं और मैं आपकी सल्तनत आपको वापस लौटा रहा हूँ। अब तो वैसे भी पूरे मुल्क में शांति हो चुकी है। महाराज, अपने मुल्क में सुकून कायम करने के लिए चोरों को सजाएं देनी पड़ती हैं। अगर गलती करने वाले को माफ कर दिया जाए तो गरीबों का हक मारा जाता है, और जहाँ गरीबों के हकूक ना हो वहाँ शांति कभी नहीं आ सकती। हम तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे। आज से तुम हमारे वजीर हो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। चीनू और मीनू को भी उनके चोरी हुए पैसे वापस मिल गए थे और अब पूरे मुल्क में शांति ही शांति थी। देखा प्यारे दोस्तों, ये बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। जिस मुल्क में करप्शन करने वालों को सजाएं नहीं मिलती, उस मुल्क की आवाम गरीब से गरीब तर होती जाती है, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो तबाही उस मुल्क का मुकद्दर होती है। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल के एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत सियाना था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता और तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ उठाता। शाम होते ही किसी फलदार पेड़ पर रात गुजारता। जिंदगी के हसीन दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन कौवा जंगल घूमने निकला। घूमते घूमते उसे एक झील नजर आई। ये झील जंगल के बीचों बीच थी, जहाँ कई पक्षी बसेरा करते थे। कालू कौवा पानी पीने के लिए झील के पास उतरा तो उसकी मुलाकात टुनटुन से हुई। जल्द ही टुनटुन और कौवा दोस्त बन गए। लेकिन कौवा टुनटुन से मुलाकात के बाद कुछ परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी ये थी कि टुनटुन इतना प्यारा क्यों है और मैं इतना काला और भद्दा क्यों हूँ। कौवा झील में तैरते टुनटुन को देखकर ये सोचता है, हाय,
یہ ٹنٹن پانی میں کتنی آسانی سے مزے سے تیر سکتا ہے نا، اور جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے وہی جھیل میں مل جاتا ہے۔ یہ ٹنٹن دنیا کا سب سے خوش نصیب پکشی ہے، مجھے بھی ٹنٹن جیسا بننا چاہیے۔ یہ سوچ کر کوے نے جھیل میں تیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈوبنے لگا اور بڑی مشکل سے جھیل سے باہر آیا۔ کوے نے اپنے خیالات ٹنٹن کو بتائے۔ ارے ٹنٹن یار، میں تو تمہیں دنیا کا سب سے لکی پکشی سمجھتا ہوں۔ دیکھو نا، تمہیں تو تیرنا بھی آتا ہے، اور ایک میں ہوں جو نہ تو دکھنے میں اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی کام آتا ہے۔ کتنا بیکار ہوں نا میں۔ ٹنٹن یہ سن کر ہنسنے لگا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، لیکن اس وقت تک میں نے طوطا نہیں دیکھا تھا نا۔ تمہیں پتا ہے کہ طوطے کے پاس 2-3 مختلف رنگوں کے ہرے، پیلے، نیلے پر ہوتے ہیں۔ طوطا تو انسانی آواز کی نقل بھی کر سکتا ہے اور اچھے اچھے پھل کھاتا ہے۔ یہ سن کر کالو کچھ سوچنے لگا۔ اچھا، تو یہ ٹنٹن بھی ایسا سوچتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طوطا سب سے زیادہ خوش نصیب پکشی ہو۔ میرے خیال سے مجھے طوطے سے ملنے جانا چاہیے، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیسا لگتا ہے۔ پھر کالو ٹنٹن سے پتہ پوچھ کر ایک طوطے کے پاس گیا اور اس سے انسانی آوازوں کی نقل اسے سکھانے کو کہا۔ ارے طوطے بھیا، میں نے سنا ہے آپ بہت مہان ہو اور انسانوں کی بھاشا بھی بول سکتے ہو، پلیز مجھے بھی سکھا دو نا یہ بھاشا۔ ارے کالو، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، چلو مجھے دیکھو، جیسے میں کہتا ہوں تم بھی ویسا ہی بولو، ٹھیک ہے؟ اب کہو، میاں مٹھو چوری کھانی ہے۔ پھر کوے نے یہ آوازیں نکالنے کی کوشش کی۔ کاؤ کاؤ، میاں کاؤ کاؤ۔ کالو نے بولنے کی کوشش کی، لیکن وہ یہ آواز نہ نکال سکا اور بس کاؤ کاؤ کی آوازیں ہی نکلی۔ کوا بیچارہ افسردہ ہو گیا اور طوطے سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پکشی ہو، جب بھی تو تم یہ کر سکتے ہو، پرنتو میں تمہارے جنتا لکی نہیں ہوں نا۔ یہ سن کر طوطے نے کوے کو بتایا، ارے نہیں یار، میں کہاں اتنا لکی ہوں، پہلے یہ سوچ کر میں بھی بہت خوش ہوتا تھا، پھر میں نے ایک مور کو دیکھا، میرے پاس تو صرف 2-3 رنگ ہیں، جبکہ مور کے پاس کئی رنگ ہیں۔ مور خوبصورت رقص کر سکتا ہے، اس کی بہت اونچی آواز ہے، اپنی آواز سے مور جنگل میں موجود کسی بھی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ میرے خیال میں مور دنیا کا سب سے خوش نصیب پکشی ہے۔ طوطے کی بات سن کے اب کوے کو مور سے ملنے کی آشا ہوئی اور وہ مور سے ملنے جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر کوے نے دیکھا کہ مور گھبرایا ہوا ہے اور خود کو جھاڑیوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوا مور کے قریب گیا اور کہنے لگا، پیارے مور، تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے پروں میں کتنے سارے رنگ ہیں نا، تمہاری دلکشی اور خوبصورتی اور رقص کی تعریف تو پورا جنگل کرتا ہے، تم یوں جھاڑیوں میں کہاں چھپے بیٹھے ہو؟ مور نے جواب دیا، ارے او پیارے کوے، میرے انہی پروں نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میرے لمبے اور رنگین پنکھوں کی وجہ سے شکاری مجھے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ مجھے چڑیا گھر میں بھی ڈال دیتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اگر میں چڑیا ہوتا تو خوشی خوشی ہر جگہ گھوم سکتا تھا، اور اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ میرا تو یہ خیال تھا کہ تم دنیا کے سب سے خوش نصیب پکشی ہوگے، میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں سب سے خوبصورت اور خوش نصیب پکشی ہوں، لیکن اپنی خوبصورتی کی وجہ سے میں چھپتا پھرتا ہوں۔ ویسے کالو بھیا، میں نے کافی غور کیا اور مجھے اندازہ ہوا کہ کیول کوا ہی وہ واحد پکشی ہے
जिसे कोई शिकारी नहीं पकड़ता, जो किसी पिंजरे में कैद नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे यही लगता है कि कौवा ही सबसे खुशनसीब पक्षी है, और मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो खुशी खुशी हर जगह आजादी से घूम सकता था, और अगर कोई खतरा होता तो आसानी से छुप जाता। तोते की बातें सुन के कालू गहरी सोच में पड़ जाता है और हैरान भी होता है कि वो खुशनसीब पक्षी कैसे हो सकता है। एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू एक पेड़ पर बैठा हुआ उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने कौवे और मोर को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हम में से हर एक में कुछ ना कुछ खसूसियात हैं। टुनटुन पानी में तैर सकता है, तोता इंसानी आवाज की नकल कर सकता है, मोर रक्स कर सकता है, चिड़िया छोटी और फुर्तीली होती है। मेरी तरफ देखो, मैं तैराकी या रक्स नहीं कर सकता, लेकिन मुझे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। मैं अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ सकता हूँ और अपने पीछे चीजें देख सकता हूँ। क्या ये बहुत अच्छा नहीं है? जब दिन के समय दूसरे तमाम पक्षी सख्त मेहनत कर रहे होते हैं, तो मैं अपने घोंसले में सुकून से सो रहा होता हूँ। कौवा मायूस हुआ क्योंकि उसे तो अपनी किसी खसूसियत के बारे में नहीं पता था। उसने उल्लू की बात काटी और कहा, लेकिन उल्लू चाचा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तमाम पक्षियों से सबसे ज्यादा नाखुश हूँ। उल्लू मुस्कुराया और जवाब दिया, देखो कालू, अकल और समझबूझ में कौवे को दूसरे पक्षियों में बढ़तरी है। क्या तुमने प्यासे कौवे की कहानी नहीं सुनी? कौवे मसले हल करने के लिए कंकर जैसे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं। कौवा बहुत ज़हीन और अक्लमंद भी होता है। उसकी याददाश्त बहुत तेज है और वो सोच समझकर कदम उठाता है। इसीलिए किसी भी शिकारी का उसे पकड़ना और निशाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। कौवे को पक्षियों में बहुत अक्लमंद माना जाता है। अब कालू कौवा उल्लू चाचा की बातों से प्रभावित हो रहा था। उल्लू ने कौवे को मजीद समझाते हुए कहा, देखो कालू, कुदरत ने हम में से हर एक को कुछ न कुछ सलाहियतें दी हैं। हम में से हर एक किसी एक चीज में बेहतरीन है। हमें खुद पर तरस खाने की बजाय मेहनत करनी चाहिए और जो काम हम करते हैं उसमें महारत हासिल करना चाहिए। अरे बहुत शुक्रिया आपका उल्लू चाचा, आपने तो मेरे अंदर का सारा दुख ही दूर कर दिया। अल्लाह भला करे आपका। मैं इतना सियाना हूँगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। अब मैं बेफिक्र होकर घर जाऊंगा। हाँ चाचा, मैं भी दूसरों को ही खुद से बेहतर समझने लगा था। इसका साफ मतलब तो ये हुआ कि हमें अल्लाह की तख्लीक और तकसीम पर राजी रहना चाहिए। ऐसा कहकर कालू और मोर वापस अपने अपने घरों को चले जाते हैं।